बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीक का आगाज़ एनर्जेटिक तरीके से करें। अच्छी अच्छी खबरें आज भी हम ज़रूर शामिल करने वाले हैं। आज तो अच्छी खबरें हमारे अपने लोगों के लिए, इसलिए खुशी भी बहुत ज़्यादा है। खुशी एक और बात की है कि जी निगरान सीएम को आज 1 साल मुकम्मल हुआ है। मेरे ख्याल से वो सिलसिला जो कामयाबियों का शुरू हुआ था वो 1 साल में अगर हम चीज़ें गिनना शुरू करें तो कितनी चीज़ें मुकम्मल हुई हैं। लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, अस्पतालों में क्या क्या बेहतरियाँ आई हैं, जो सिलसिला अभी तक जारी है। 8 फरवरी तक का टाइम है। लोग तो बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। तो देखिए अब दुआएं किसकी रंग लेकर आती हैं। एक तरफ मैदान सज रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, वादे दावे, और मैं कहीं पर आज अखबार पढ़ते बड़ा हैरान हो रही थी। कहीं पर दावे ये किए जा रहे हैं कि बिजली मुफ्त हो जाएगी, कहीं पर कौम का मुस्तकबिल बदल दिया जाएगा। लेकिन इस 1 साल का मुवाजना ज़रूर कीजिएगा। जब कभी आपने ये डिसाइड करना है कि आपने वोट किसको डालना है, जब कभी आपने ये डिसाइड करना है कि आप किसके जलसे में जा रहे हैं, किसकी गैदरिंग में जा रहे हैं, इस 1 साल को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। क्या क्या अचीवमेंट्स हुई ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे, कुछ अहम खबरें भी शामिल करेंगे, रिपोर्टर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे पहले टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं। आज की खबरें क्या हैं। पहली खबर है प्रोफेशनल सहाफियों को रिहायशी प्लॉट्स देने का ऐलान। वजीर आला का सहाफियों से किया गया एक और वादा पूरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर में कामयाब पावर शो। नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। N118 और PP 147 के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। इलेक्शन जीतने के बाद 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे हमजा शहबाज। और कुछ महंगाई के ताबड़तोड़ हमले किस तरह से जारी हैं आपको बताएंगे। आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सलाम तो कर लिया है, साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। 2 मुबारकबाद बनती हैं, तो आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जो बड़ा ऐलान सीएम साहब की जानिब से किया गया है, तो हमारे ये तमाम लोग जो ऑलमोस्ट स्टूडियो में हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो सबको गुड लक भी कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले बात हो जाती है 1 साल निगरान सीएम के मुकम्मल होने की। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 1 साल मुकम्मल होने पे आपको भी मुबारकबाद। खैर मोहसिन नकवी साहब को भी बहुत सारी मुबारकबाद, उनकी फैमिली को, उनके चाहने वालों को, और बल्कि लाहौर में और पूरे पंजाब में उनके चाहने वालों की तादाद आप खुद देख लें कि कहाँ पे है। शुरू में यही पर्सनैलिटी जो है इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया इस बुनियाद पे कि एक सियासी जमात ने उनको सोशल मीडिया पे दीगर वजूहात पे और कहा कि ये उनके CM हैं, ये इस जमात से हैं, लाइक इस तरह की बातें हुई। लेकिन अल्टीमेटली उनकी वर्किंग ने उनके शहरियों के लिए जो उन्होंने काम किया, हॉस्पिटल्स का ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स की बात होनी चाहिए। अस्पतालों में जाकर जो आवाम के साथ होता है, अगर वो चीज़ें बेहतर हो जाएं, फिर उसके बाद थाने जिस तरह बनाए गए हैं। कल मैं कहीं स्टोरी पढ़ रहा था कि कोई एक थाना है पंजाब का जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन ने जाके शूट किया है कि वो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, मुजफ्फरगढ़ या इस साइड का कोई था। ये बड़ा अच्छा इमेज है। देखें एक ऐसी बिल्डिंग जिसपे दूल्हा और दुल्हन जाके शूट करें, मतलब थाने चले गए, ये भी बात कभी नहीं सुनी। हाँ, कितनी खूबसूरत वो बिल्डिंग होगी। इसी तरह कोई रायवंड में एक सुना था कि मियाँ बीवी हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको बनाया है। बल्कि सारे थाने इसी तरह हो गए हैं। इसी तरह देखें जो वज़ीर आला होता है ना, वो आपके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है एक सूबे का। उन्होंने आवाम को भी देखना है, उसके बाद बाकी जो सरकारी अमूर हैं उनको भी देखना है, इंतज़ामी अमूर को भी देखना है। इन सब को मिलाकर आप अच्छे तरीके से चलाएं। और आज भी वो अपना तमाम तर क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं। और उनके साथ टीम क्या है कि चीफ सेक्रेटरी है, उसके साथ IG हैं, और बाकी जो जितने लोग हैं वो हैं, उनको हमेशा कमिश्नर्स या जो भी DCs उनके साथ काम कर रहे होते हैं या सेक्रेटरी जितने हैं उनको क्रेडिट देते हैं। कि लीडर होना बड़ी अच्छा होता है कि क्वालिटी हो, लेकिन टीम को साथ लेकर चलना ये तो हमने खुद भी देखा है। और आज 15 साल हो गए हैं हमें भी देखते हुए कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह की हैं। तो फिर एक दफ़ा मुबारकबाद देते हैं। और 8 फरवरी का आपने जिक्र किया, तो उस पर ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। लेकिन जो गहमा गहमी है, अब कुछ हालात नज़र आ रहे हैं कि हम इलेक्शन होने जा रहा है।
लोगों ने वो आज कॉर्नर अखबार में मीटिंग्स, खबरें ही हाँ, तमाम लोगों पार्टीज ने ने कॉर्नर कल कुछ ना मीटिंग्स कुछ एक्टिविटीज जो है वो की हैं। करना शुरू कर दी हैं, जलसे हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, शहर पर ट्रैफिक आपको जाम नजर आता है तो पता चलता है किसी सियासी जमात की रैली निकाली जा रही है, यानी कुछ होने वाला कुछ है। होने वाला है। तो होना भी चाहिए। देखें, जमहूरियत का हम जब कह नारा लगाते हैं तो उसका आखिरी हल क्या है कि वोटर्स और उनका हक राय दही इस्तेमाल जो है उसकी बुनियाद पर लेकिन जमहूरियत अभी जो है वोटर्स हमारे को कुछ वजूद समझ में नहीं आ रही है शायद। सिप्रा समझ साहब, भी मैं नहीं इस पर आनी। आऊंगी खबरों की तरफ, मुझे साई साहब की तरफ आना है। साई साहब, एक कमेंट आपका चाहिए इस पूरे एक साल की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप, और पिछले से जरा रिलेट कीजिए, पहले कभी कुछ ऐसा देखें? हाँ, देखिए, हम वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को मुबारकबाद देते हैं, और जिस तरह उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने काम से अपने आप को मनवाया है, और बल्कि वो इस चीज़ का तो वो क्रेडिट लेते ही नहीं कि मुझे माना जाए। वो कहते हैं कि ये काम जो पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा रहा है ये उनका राइट था। आप देखें, उन्होंने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर का देख लें, पंजाब की जहाँ जहाँ पे भी पैच वर्क, मैं आप लाहौर में रहते हैं, आप लाहौर को देखते हैं, मैं चूँकि जीटी रोड से परसों भी गया हूँ सियालकोट, जीटी रोड, फिर वही बात है कि वो पीटीआई के दौरे हुकूमत को हम बात करेंगे तो फिर लोग सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, कभी पैच वर्क भी नहीं हुआ था। इतना लंबा रोड है, इतनी वहाँ पे ट्रैफिक है रोज़ाना की बुनियाद पर, उस सड़क की बुरी हालत थी, उसका पैच वर्क करवाया है। फिर गुजरावाला से लिंक किया है मोटरवे को, उससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ पे आपके 2 घंटे लगते थे, शादरा देखें जो ओवरहेड बनाया है, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। यानी बेहतरीन काम किया है, और किसी जगह पे भी कोई रुकावट नहीं आई। चूँकि वहाँ पे कमीशन का कोई लालच नहीं था, कोई मंसूबा ज़ेर इल्तवा नहीं हुआ, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया है, जो SOPs हैं उसके मुताबिक काम किया है। उसके बाद हॉस्पिटल्स की कंडीशन देख लें, हमने कभी नहीं सोचा था कि थाना तब्दील होगा, आपका थाना तब्दील कर दिया है। आपकी 15 कॉल पे ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया है, उस पर टैगिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। वो चीज़ें जो मैं पुलिस आप को यकीन माने, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था। फिर वो अभी जो कल परसों मैं देख रही थी कि सीएम साहब अपने ही स्कूल में गए, वहां पे तलबा से वो गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं आप लोगों जैसा एक उन्होंने कहा कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो सिर्फ आप नॉर्मल तलीम पे स्टूडेंट था। मतलब आप कभी सोच भी सकते हैं कि एक स्कूल का स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसको टीचर्स ये बार बार कहते हो कि यार पढ़ लिया करो, और वो सीएम खुद अपने अल्फाज थे ना उनके अल्फाज तो यकीन माने इतना प्राउड फील होता है। फिर वो रजिस्ट्री के लिए चीज़ें जो ऑनलाइन की सिस्टम इतना कुछ कर गए हैं कि आने वाली गवर्नमेंट अगर उन्हीं के लाइसेंसिंग का मामला आप देखें, लाइसेंस ये तो रिकॉर्ड, अगर उनके कभी माजी में इतने लाइसेंस बने नहीं। अगर उनके फुट स्टेप्स पे चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5 साल बाद जब आप इस तरह सर्व करके अवाम तक जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ 1 साल को फॉलो करें, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो सारी ज़िंदगी आपकी जो, मेरा नहीं ख्याल किसी जगह पे आपको शिकस्त होगी। लेकिन मसला ये है कि पिछले सालों में आप देख लें, आपने आते ही निगरान सीएम को जिस तरह का इंतहाई टफ टाइम दिया, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, फिर आपने खुद ही अस्करी अमलाक पे हमला किया, और वहाँ पे जाके जो आपने देखा जिस तरह जो दुश्मन नहीं करता आपने वो काम किए, तो फिर आप कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। आपकी हरकतें ऐसी थी, आपने जेन साजी ऐसी की, आप रहे ही सड़कों पे, और आपने एंड ऑफ द टाइम आके उस तरह का काम कर दिया कि आप पे रियासत सख्त एक्शन लेने पे मजबूर हो गई। नहीं तो आपने भी देखा है, सिप्रा साहब ने भी देखा है कि ज़मान पार्क के सामने और पीछे वाली सड़क बंद ही रही है तकरीबन 2-3 बार। तो ये आपकी अपनी हरकतें हैं जो आपको इस नहज पे ले आई हैं। लेकिन अगर आपने कंपैरिजन करना है अपने आप को और निगरान सीएम को, तो आप अपने काम निकाल। नॉर्मली क्या होता था, सीएम कभी किसी को, अब हमने भी शहबाज शरीफ साहब को सीएम देखा है, एक्टिव जरूर नजर आते थे, हमने स्क्रीन पर उनको जरूर देखा कि बारिश हुई है तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये वाले सीएम जो है ना, लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सड़कों का इफ्तिताह करने पहुंचे हैं तो दिन रात, चिड़ियाघर सीएम साहब गए हैं, सफारी पार्क सीएम साहब गए हैं, मतलब और तो और उस दिन टेंपल रोड पे लोगों के साथ चाय पीने चले गए। एक चीज है कि तो मेरा नहीं ख्याल कि सीएम साहब को किसी ने लाहौर में देखा ही। अवामी लीडर तो इसी को कहा जाता है। देखें सिप्रा साहब, मैं चूंकि हमें जो है वो सीएम साहब जब सीओ थे हमारे, तो हमें वो महीने बाद खाने पे बुलाते थे, महीने में 2 दफा बुलाते थे। जब सीएम बने, खाने को मिस कर नहीं, खाने पे बुलाते हैं, और उन्हीं जगहों पे बुलाते हैं। हम सोचते थे कि सीएम बन गए हैं तो हो सकता है चूंकि सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, हमें पहला खाना ही यहाँ पे लिंक रोड पे सदीक फेस पे दिया गया, और वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी को पता ही नहीं कि सीएम भी यहाँ पे बैठे। हाँ। तो बात ये है कि अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो आपको ना प्रोटोकॉल की ज़रूरत है,
ना सिक्योरिटी की जरूरत है, लोग खुद आपकी मतलब लोग इन सीएम को जानते भी हैं, और फिर लोग तो अफसरान ऐसे जो जैसे हैं- चेहरा नहीं, अब शनासी तो लोग पता क्या कहते हैं, अब तो उनके ये बीच कहते में कहीं हैं ना कहीं नजर आ ही जाते हैं कि इन्हीं को ही सीएम बनाएं और इलेक्शन के बाद इनको जिमनी इलेक्शन लड़वाएं। और वो जो और ब्यूरोक्रेसी किसी वाली जगह बात है, सॉरी सिप्रा साहब की बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी की बात है, वो कहते थे कि हमें कोई भी जो सीएम के पास प्रेजेंटेशन होती थी, कोई भी मीटिंग होती थी, किसी भी प्रोजेक्ट पे बात करना होती थी, 4 दिन लग जाते थे हमें डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करते हुए, फिर सेट वहाँ पे भी जाते थे, फिर सीएम साहब की जब मीटिंग होती थी तो 5-10 लाख रुपए वो खर्चा होता था। अब ये है, एक कॉल आती है, भाई अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें ऑनलाइन। सीएम साहब आपकी प्रेजेंटेशन में भी नहीं देखते, मुझे खुद एक आईजी ने बताया कि वो अपने फ़ोन पे देखते हैं, वो कहते हैं वो कोई चीज़ भूलते भी नहीं, वो कहते हैं जी आपको ये टाइम दिया था, ये टाइम दिया था, ये टाइम दिया था, ये टाइम दिया था। इसका मतलब है एजुकेशन जो है ये आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो आपको बेहतर ट्रैक पे लेके आ सकती है, अच्छे तरीके से आपसे काम ले सकती है और आपके करोड़ों रुपए की बचत कर सकती है। और वो उनके विजन ने दिखाया भी है कि किस तरह से पैसों की बचत करके ग्राउंड पे काम करके दिखाया भी है। सो ये जो ट्रेंड सेट हो गया ना, अब आपके जलसे, जुलूस, वादे, दावे, मैं तो इसलिए लोगों को कह रही हूँ कि एक दफा ये तमाम कारकर्दगी जहन में रख के सोच लें कि वोट किसको डालना है। शायद सिप्रा साहब मेरे ख्याल से बड़ा टफ हो जाएगा। वो फिर मोहसिन नकवी को ही डालेंगे वोट फिर किसी को नहीं डालेंगे वोट। इसके अलावा देखिए, मैं वो बात कर रहा था, लोग कहते हैं कि हमें इस तरह के वजीर आला चाहिए कि जो कि अवामी आदमी भी हों, जो लोग जहाँ रोकें, जहाँ आवाज़ दें वहाँ रुक भी जाएं और बात भी कर लें और उसके बाद उनके मसाइल का हल भी निकले। लोग तो अब ये चाह रहे हैं कि वो जिमनी इलेक्शन लड़ें, जिमनी इलेक्शन लड़ के उनको सूबा फिर दे दिया जाए और 4-5 साल के लिए दे दिया जाए तो सूबे की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। और देखिए, निगरान जब टेन्योर होता है, इसमें इस तरह के मामला चले और इतने अच्छे तरीके से चले हैं, तो जब आप एक इलेक्टेड जब सीएम होंगे, जब इलेक्ट होके आ जाएंगे, तब आपके तो इख्तियारात ज्यादा लेकिन शायद obviously अभी होते तक तो उनकी ये नहीं है, अभी तक तो वो इस बात को डिनाई भी करते हैं, अभी तक उनकी सोच भी नहीं है कि मैंने सियासत में आना है, नहीं आना, ये तो इंटरिम सेटअप नहीं, है। तो अगर अवाम चाहती है, अवाम चाहती है तो फिर हम भी उनका ज़हन बनाएंगे कि आप लड़ें इलेक्शन, लेकिन देखते हैं जब होगी इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम ये चाह रहे हैं, और इवन बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, बल्कि 90% ही ऐसे दोस्त हैं जो एक पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और वो भी अब चाहते हैं कि हमें इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, इस तरह के सीएम चाहिए। वही बात जो शुरू में कहते थे कि हाँ आपके सीएम हम लोगों पे जो है वो मुश्किल वक्त ला रहे हैं, हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और वही लोग आज कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं नहीं, वो देखे ना सिप्रा साहब, एक तरफ वसीम अकरम प्लस हैं जिनका 3.5 साल दौरे हुकूमत था, एक तरफ परवेज लाई साहब है जिनका 1 साल का दौरे हुकूमत था, एक तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। आप पिछले 10 साल की कारकर्दगी उठा लें, हम 5 साल की नहीं कहते, 10 साल की उठा लें और 1 साल और की ये उठा इस लें। 1 साल को आप, और सीएम साहब ये नहीं कि किसी मखसूस शोबे को टारगेट किया है उन्होंने, अगर वो चिड़ियाघर गए हैं तो उसको भी अपग्रेड करवा रहे हैं, अगर वो ताजपुरा गए हैं तो उसको भी अपग्रेड करवा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो उसको भी अपग्रेड करवा मैं रहे तो हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख के परेशान हुई हूँ। मतलब इस तरह से वो सहूलियात जो जिम खाना में देखी हैं, सुनी है, वो दी जा रही हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात। खैर, पहली खबर की तरफ आएंगे, लीड स्टोरी की तरफ आएंगे जरूर, कुछ उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की पहली खबर यह है कि पंजाब की तारीख में पहली बार रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर, कैमरामैन और न्यूज रूम के सहाफियों को शफाफ कुरानंदाजी के जरिए 3,300 रिहायशी प्लॉट्स दिए जाएंगे। शायद सिप्रा साहब, देखिए बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रेस क्लब में जब भी इलेक्शन होता है और प्रेस क्लब की हर आने वाली बॉडी सिर्फ इसी बात पे सियासत करती आई है कि फेज 2 और फेज 2 का ऐलान कर दिया जाएगा। काफी अरसे से सुन रहे हैं और इसी पे सारी इलेक्शन लड़ा जाता था। जिस तरह आम तौर पे जो इलेक्शन है वो सुई गैस और बिजली पे लड़ा जाता है, प्रेस क्लब जो है वो प्लॉटों पे लड़ा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को तवक्को भी यही होती है कि आपको प्लॉट मिल जाए और उसके बाद चले छत जो है वो बन जाए। मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से और बिलखसूस जो निगरान वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है, जिस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसको फायदा होगा। शायद 3,300 प्लॉट शायद अनाउंस किए हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पंजाब भर के लिए, सिर्फ लाहौर की सतह पे नहीं है कि आप लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो आए। अच्छा, क्राइटेरिया भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। कहीं 8 साल का तजर्बा है, कहीं 10 साल का है, कहीं आपको वो कह रहे हैं मास्टर डिग्री, कहीं आपको बैचलर डिग्री। तो क्या है कि जर्नलिज्म में और सहाफत में तो लोग जो है ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री उनके पास तो मौजूद है। तो फिर एतराज किस बात पे है? एक चीज पे एतराज था
कि आपने सिर्फ रिपोर्टर्स को, कैमरामैन और उसके अलावा आपने जो फोटोग्राफर्स हैं इनको इसमें क्वालिफाई करवा रहे हैं। कि न्यूज रूम के नहीं, न्यूज रूम को आप 15% कोटा दिया गया है। न्यूज रूम में जो काम करने वाले लोग हैं, कॉपी एडिटर्स हैं और हेडलाइंस बनाने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जो बैठे, और बिलखसूस अखबारात में भी जो लोग डेस्क पे बैठते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सब एडिटर्स जिनको कहा जाता है वो भी हैं। नहीं, इसमें कॉलम अच्छा, शामिल हैं, इसमें इवन होस्ट भी लिखा हुआ है। होस्ट में देखें, आप हमें नजरअंदाज करते नहीं, आप भी हैं इसमें जी, क्वालिफाई कर रही हैं, आप भी कर रही हैं जी, नजरअंदाज नहीं करता। देखें, हर बंदे का अपना अपना होता है ना। मैं जो अगर साफत में देखूं तो मैं रिपोर्टर्स को सबसे ऊपर रखता हूँ। मैं जर्नलिस्ट कैटेगरी में उसको कंसीडर करता हूँ जर्नलिस्ट, और आपको इसको बात को मानना भी पड़ेगा। शायद आप इसको सेकंड करें या ना करें, आपको इतराज हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं जो जाके फील्ड में काम करते हैं, और ये सहाफत में होती भी वही है। कोई ना अच्छा, अब आगे साई साहब बात करने दें, कोई कंट्रोवर्शियल बात को छोड़े, मजाक की बात नहीं कर रहा। इस पे कल से सियासत हो रही है, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये सीरियस डिबेट है, और बहुत सारे लोगों के जो जिन्होंने इसमें फाल करना है, जिन्होंने फॉर्म फिल करके रखना है, सबसे अगला मरहला क्या है? ऑनेस्टली महंगाई के लिहाज से देखें, बहुत सारे लोग अगला मरहला क्या आएगा? अगला मरहला क्या आएगा कि आपने शफाफ इसकी कुरानदाजी भी करनी है। मुझे बताएं कि आज जिस चीज पर आप 10 साल सियासत करते रहे हैं कि फेज टू आएगा, आज अगर मौजूदा गवर्नमेंट और फिर निगरान सेटअप होते हुए सहाफियों की फलाह के लिए कोई ऐसा मंसूबा और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें आपको कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ठीक है, आप तहफुजात हैं, आप एहतजाज भी कर सकते हैं, आप उनके इस इकदाम से दूसरा रुख जो है, कल मैंने देखा भी एहतजाज भी, तस्वीर भी उतारी जा रही हैं और बहुत सारे कांटे भी लगाए जा रहे हैं तस्वीर पे। आमिर मीर साहब जो सूबाई वजीर इत्तलात हैं, उनकी तस्वीर उतारी है प्रेस क्लब से। तो नहीं, हमेशा बात होती है मुज़ाकरात के जरिए, जो भी मसला होगा टेबल पे तो हो सकता है। मुझे ये बताएं कि DGPR या गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने तरीकाकार के तहत अगर साफियों को फैसिलिटेट करना चाहती है, तो इसमें आपकी पंजाब पूरे के जो प्रेस क्लब्स हैं, आप उसमें किस तरह उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं? पूरे प्रेस क्लब्स को अगर आप साथ में लेकर आएंगे तो वो तो सारी चीजें सियासत की नजर हो जाएंगे। ऐसे ही है। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए एक गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया उस पर पूरे उतरने वाले जो लोग हैं उनके फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि कुरानदाजी हो जाएगी, जिसका मुकद्दर किस्मत में हुआ उसको मिल सकता है। आप भी हो सकती हैं, मैं नहीं हो सकता, साई साहब हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। ये तो कुरानदाजी पे है, डिपेंड करता है। इसलिए आप इसको सियासत की नजर ना करें, तहफुजात का इजहार जरूर करें, एहतजाज आपने करना है वो आपका राइट है, जरूर करें, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। करना है भाई, किसी कोई सरकारी मुलाजिम को मिल रहा है प्लाट, किसी और शोबे के बंदे को मिल रहा है भाई, अगर रिपोर्टर्स को मिल रहा है, कैमरामैन को मिल रहा है, न्यूज रूम के लोगों को मिल रहा है, तो अगर वज़ीर आला पंजाब ये बात कहते हैं कि मैं लाहौर के सहाफ़ियों को सिर्फ नहीं प्लाट दूंगा, मैं पूरे पंजाब के जर्नलिस्ट को दूंगा, तो वो भी आपका ही हिस्सा है। आप इस पर एहतजाज करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो मर्जी करें। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी सियासी साख जो है उसको मजबूत करने के लिए CM साहब जो हैं वो इख्तियारात आपको दें, आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें प्लाट, ताकि आप आइंदा फिर इलेक्शन जो आएंगे उसमें फेज़ 2 या फेज़ 3 या फेज़ 5 या फेज़ 10 मैंने लेके दिया था। इस चीज़ से निकले। आप ये समझें कि हम प्रेस क्लब की सियासत जो है वो अपनी जगह पे है, हम आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आपके लिए तमाम सारा कुछ करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पूरे पंजाब के जर्नलिस्ट को फैसिलिटेट किया जाए, तो इसमें किसी एक प्रेस क्लब को मसला क्या है? बिल्कुल, क्या इशू है? अगर या तो हो कि कोई नॉन जर्नलिस्ट है उसको दिया जा रहा है प्लाट, CM साहब ने तो प्योरली वो बात की है कि रिपोर्टर्स, कैमरामैन और न्यूज़ रूम, इसमें तीसरा बंदा ही कोई नहीं। तो अगर वो लाहौर के हैं, पिंडी के हैं, फैसलाबाद के हैं, सियालकोट के हैं या किसी भी जगह से हैं, अगर उनको हर चीज से एक पॉजिटिव पहलू होता है। आप ये देखें कि इतने सालों से सिलसिला रुका हुआ था, अब अगर सहाफी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है तो इसको जरूर अप्रिशिएट नहीं ना। होता ये था कि हर इलेक्शन से 2 माह पहले, 3 माह पहले फेज़ 2 जाग जाता था। हाँ, उस पर पूरी सियासत होती थी और उसमें CM ऑफिस जो था वो प्रेस क्लब की सियासत में पूरा इन्वॉल्व हो जाता था, और जिस धड़े को CM ऑफिस सपोर्ट करता था वो धड़ा जीत जाता था। कोई ना कोई लेटर भी आ जाता था। अब ये हुआ है कि मौजूदा CM साहब ने प्रेस क्लब के इलेक्शन में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया, किसी किस्म की सियासत में हिस्सा ही नहीं लिया, ना किसी
सियासत का वो हिस्सा बने हैं। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन थी कि प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं तो आप इस पे आप भी उस सियासत मौके कर पे सकते अनाउंस थे। करते उस ताकि मौके पे किसी भी अनाउंस एक कर धड़े सकते को। थे। खैर ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगली खबर, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आ जाएं उस सियासत की तरफ जिसके लिए भाग दौड़ का सिलसिला जारी है, और हम एक्चुअली देख रहे हैं कि अब नज़र आ रहा है कि सब तगदो कर रहे हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से टाउनशिप में जलसा किया गया। N127 पीपल्स पार्टी का पावर शो, नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, ये कहते हैं शाही साहब। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, यानी आप कह रहे हैं बिल्कुल खत्म कर देंगे? नहीं खत्म तो ये सियासतदान इसी तरह की बातें करते हैं। फिर सियासत मैंने कहा शायद आपने मान लिया। उसको फिर सियासत कौन नहीं, कहेगा? मैंने कहा अगर वो शाही साहब ने इतना मान ली है। नहीं है ना, एक चीज देखें कि उन्होंने इत्मीनान से आगाज किया, मैंने कहा शायद बात मान ली, बिलावल कायल हो गए हैं। आप शाही साहब को बोलने तो दें। बिलावल इस तरह तो भुट्टो नहीं है जरदारी जो है ना। वो अगर उन्होंने देखें, हाँ में हाँ आपके मिला दिया तो इसका मतलब ये नहीं आप उनको बोलने नहीं ये बोले बोले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आप देखें कि सबसे पहले एक्टिव हुए लाहौर में। नून लीग अभी आपको एक्टिव होती हुई नजर आ रही है पिछले 5-7 दिन से। बिलावल भुट्टो जरदारी डे फर्स्ट से और वो आपको ये लगता ही नहीं कि ये किसी पार्टी के चेयरमैन हैं। वो वहाँ से गलियों में गए हैं, बाज़ारों में गए हैं, लोगों से मुलाकातें की हैं। अब बल्कि इवन आसफ अली जरदारी साहब खुद भी यहाँ पे आए हैं उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो उनको पता है ये बड़ा चूँकि टफ चीज़ है। वो लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं। लाहौर में पिछले अरसा दराज से पीपल्स पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक जीती थी, तो उस वक्त इनके कैंडिडेट को 30-35 हज़ार वोट मिले थे। मेरा ख्याल है इसी बिना पे वो यहाँ पे आके इलेक्शन लड़े हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं। और आप देखें लाहौर की तमाम जो पीपल्स सही साहब, आप नहीं समझते उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन कुछ यही आपको बताना है। और इनकी पूरी मकामी क़यादत जो है वो इस वक्त इस हल्के में मेहनत कर रही है। तो दूसरी तरफ भी तारड़ साहब वो भी इन्हीं की तरह के बड़े जोशीले और बड़ी सख्त अल्फाज में तकरीर करने वाले हैं। तो अब देखें क्या बनता है। दूसरी तरफ ये देखें कि मरियम नवाज़ भी कल अपने हल्के में थी, हमजा शहबाज साहब भी अपने हल्के में थे। आज शहबाज शरीफ साहब ने 31 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अपने हल्के में जाना है। आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ ने भी अपने हल्के में जाना है। तो वो चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती जाएंगी इनके जलसे जुलूसों से, कॉर्नर मीटिंग से। चूँकि मरियम नवाज़ के जो मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार थे, मेरा ख्याल महल वसीम उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इसी तरह कोई खतून जो है वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुई हैं। तो इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है। जिस तरह आप कह रही हैं कि तकसीम की सियासत और नफरत की सियासत जो है वो दफन हो जाएगी, ये इलेक्शन से पहले तक नफरत भी है, तकसीम भी है, उसके बाद ये सारे एक ही बेंच पे बैठे हुए नजर आते हैं। ऐसे ही है। पहले तो यही नारे लगाने हैं, लोगों से वोट भी तो लेने हैं। किसी जगह पे नफरत का वोट मिल रहा होता है, किसी जगह पे प्यार का वोट मिल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें लोग कैश करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी अब कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में किसी तरीके वो सीट निकाल लें। चूँकि उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि नून लीग का इसको किला कहा जाता है। पिछले इलेक्शन में भी नून लीग यहाँ से बहुत ज़्यादा अक्सरियत में जीती थी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह होता है, लेकिन मेरे ख्याल से नामुमकिन किस तरह तो अपनी कुछ भी नहीं कैंपेन होता। से कन्विंस करेंगे, किस तरह बाकी मामला से कन्विंस करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगी जिस तरह वो कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन हालात जो हमें लगते हैं, चूँकि हमने वहाँ पर सर्वे भी किया है, लोगों से मिले भी हैं, उस वक्त हालात पीपल्स पार्टी के काफ़ी पतले थे। चूँकि नून लीग और जो आज़ाद उम्मीदवार था वो नेक टू नेक था। अच्छा, कल सर्दी बहुत थी शायद सिप्रा साहब, और लोगों का इतनी तादाद में निकल के आना भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अच्छा शो किया कल, और फिर एक हल्के में। ये नहीं है कि आप एक जनरल जो शो होता है वो तो और बात होती है, एक हल्के में और फिर एक ग्राउंड को सिलेक्ट किया गया। ये नहीं है कि कोई गली या कोई ऐसी चौक चौराहा जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ जहाँ पर उन्हें अपना जलसा करना है। और देखें, सियासत का जो एक महवर है और जो सियासत की जो एक पॉइंट होता है पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, उसमें ये जलसे, ये रैलियाँ, ये पब्लिक का आना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जब टीवी पे देखते हैं लोग कि एक सियासी जमात का जलसा हुआ, उसमें कितने लोग आए हैं या कितना भरा हुआ था वो जलसा, तो लोग तवक्कुआत फिर उसी तरफ चली जाती हैं, ओपिनियन बनती है ना। देखें, और फिर सियासी जमातें भी उसी बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं, उनको आगे से रिस्पांस इसी तरह मिल रहा होता है कि उनके साथ पब्लिक किस तरह है। तो जो आप साई साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है जब सर्वे किया, ये मेरे ख्याल में इसको भी 1 महीना हो गया, मेरे उस वक्त इन्होंने सर्वे किया था, उस वक्त इलेक्शन तजब्जुब का शिकार था, उस तरह का माहौल नहीं बन रहा था। लेकिन अब इलेक्शन का माहौल बन गया, और ऐसे में आप देखें पीको रोड पे जब आसफ जरदारी साहब ने आके दफ्तर का इफ्तिताह किया, उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे थे।
ये हल्का है, ठीक है, माजी में यहाँ से नून लीग के ही MNA जो हैं वो बनते रहे हैं, लेकिन आप कहें कि आम इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पूरी पीपल्स पार्टी का फोकस एक ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर के इस हल्का से जितवाना है, लाजमी है। तो जब पूरी पार्टी इस बात पे फोकस्ड है तो फिर मेरे ख्याल में कुछ चीजें नजर आ रही होंगी उनको भी। और फिर देखें, कैंपेन करना या इंतखाबी मुहिम चलाना वो सबका हक है, वो जल्द से करें, रैलियां निकालें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, और फिर जोड़ तोड़ तो होता है ना। देखें, बरादरी की बुनियाद पे बड़ा होता है, आपके जो दड़ाबंदी होती है उसकी बुनियाद पे बड़ा होता है। फिर और ये जिस तरह का इलाका है, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर लोग किसी के पीछे, मैं जिस तरह रूरल एरियाज में होता है कि आप बड़े हैं हमारे पीछे जो है रहकर वोट देंगे, इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं। छोटी छोटी जो पॉकेट्स होती हैं, जब उनको मिलाते हैं फिर इलेक्शन का माहौल बनता है, फिर आपका वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हम तो यही कह रहे हैं कि एक इलेक्शन का माहौल हो, लोग इंजॉय करें, लेकिन अभी तक लोगों का वो उस तरफ जहन नहीं बना। लोग जिस तरह इलेक्शन के लिए वो क्या होता है, उनको इस्तराब कह लें या लोग चाह रहे होते हैं कि इलेक्शन हो, लोग अभी तक उस तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। और ये सियासी पार्टी मसाइल क्या है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी। महंगाई और अंडों का रेट क्या है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो शायद सिप्रा साहब बात कर रहे हैं ना कि लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, वो जो इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, लोगों का फीडबैक होता है, वो नजर नहीं आ रहा। वो सर्दी ज्यादा है उस वजह से। नहीं सही साहब, लोगों के मसाइल भी कुछ और है इस दफा, लोग बहुत ज्यादा महंगाई से परेशान है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ सही साहब, मैं अभी सर्वे कर रहा था 1 to 8 का लास्ट किया है, तो एक ये नान टिक्की वाला था, तो मैंने उनसे वोट का आपका यहीं का बना हो, तो उसका बिल्कुल सामने घर था। कहता जी हमारे घर में 17 वोट हैं। मैंने कहा आपने किसको वोट देना है? कहता है किसी को भी नहीं देना। मेरे साथ और टीम मेंबर्स भी थे। मैंने कहा क्यों नहीं देना? कहता है जब खुद ये करके खानी है तो फिर इनको वोट दे के हमने क्या करना। लोगों का माइंड एक्चुअली ये बना है, बहुत सारे वोट देंगे तो फिर किसको देना है? नहीं, वो नहीं दे रहे लोगों तो का भाई वो आप काइल करना भी चाहें तो कोई काइल नहीं हो रहा। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ ऐसे भी हमारे पास पूरी स्टेटमेंट्स है। हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि बिजली फ्री दे देंगे, तो फिर वो लोग भी यही कहते हैं, अलीम खान साहब भी यही कह रहे हैं। सो कौन सा ऐसा वो कहते हैं ना जादू की छड़ी आ ये इस तरह की बातें करते तो इस तरह लगता है कि हम मुआशी लिहाज से बड़े मुस्तहकम हैं, हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज की। देखें 300 यूनिट 100 यूनिट वो बिजली कहाँ से आनी है, गैस कहाँ से आनी है, वो शायद सिप्रा साहब बड़ा डिटेल में बताते रहते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, ये कहते हैं हमजा शहबाज शरीफ। 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के साथ तलू होगा। मुस्लिम लीग नून बदलेगी सियासत नहीं करेगी। और इसके बाद मरियम साहिबा जी ने 119 से मरियम नवाज के इंतखाबी मुहिम का आगाज, खवातीन भी साथ जी शामिल थी। साई साहब देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब सियासी माहौल जो है वो इसी तरह ही चलता है। कोई मंशूर दे रहा है कि पेट्रोल फ्री मिलेगा। अलीम खान साहब ने जब मंशूर दिया कि 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, 300 यूनिट हमजा साहब कह रहे हैं। मेरा ख्याल है हम 2 मीटर लगवा लेंगे, हमारा तो काम चल जाएगा। 300 वहां से मिल जाएंगे, 300 वहां से सिप्रा साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। फिर 100 लीटर मेरा ख्याल है पेट्रोल का भी अनाउंस किया है, पेट्रोल भी मिल गया आपको, बिजली फ्री मिल गई। तो मुझे तो ऐसे लगता है आपको पता चलेगा आप सोए हुए थे, अब जाग गए। मुझे तो ऐसा लगता है हम अमेरिका में रह रहे हैं। हाँ। देखें, जब आपके जो आने वाले जो लीडरान हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट में आके किसी ने वज़ीर आला बनना है, किसी ने वज़ीर आज़म बनना है, यही पार्टी है ना जो आगे आएंगी, तो उनका मंशूर तो हमें यही बता रहा है कि हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा मुआशी इस्तेहकाम है। फिर जैसे ही ये गवर्नमेंट में आएंगे फिर आपने रोने धोने देखने हैं कि IMF से अभी किस्त जारी नहीं हुई, यहाँ पे पैसे नहीं है, फलां जगह पे करप्शन बढ़ी है, फलां जगह पे चोरी बढ़ी है, बिजली की चोरी बढ़ी, खजाना खाली है। कशकोल कोई कहता था तोड़ देंगे, कोई कहता था 50, आपको याद है आपको 50 लाख घर मिलने थे, मुंह पे मारेंगे, 9 करोड़ों नौकरियां मिलनी थी, कशकोल तोड़ देना था। और उन्हीं की नाकस पॉलिसी एक्चुअली सब कुछ उसके उल्ट हुआ। जो नौकरियां देनी थी वो लोग नौकरियों से गए, ये जो मंशूर जो मुफ्त बिजली देनी थी वो बिजली से गए। बल्कि मेरा ख्याल है मंशूर ये होना चाहिए था कि गर्मियों में बिजली की सप्लाई जारी रहेगी। हाँ। वो नहीं टूटेगी। आपको पता है कभी कभी ऐसा भी आपको याद होगा कि कभी कभी ऐसा होता है पेट्रोल की और डीजल की शॉर्टेज हो जाती है, 4-4 5-5 दिन वो सप्लाई रुकी रहती है, तो फिर आप सोच रहे होते हैं कि पेट्रोल मिल जाए चाहे महंगे दाम मिल जाए। तो ये सिर्फ सप्लाई यकीनी बना दे कह देना तो हम इसी पे बड़े। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बड़े बड़े नारे, ये बड़े बड़े दावे अपनी जगह, यहाँ पर
ये लिखा है जी अंडे 480 रुपए दर्जन तक पहुंच गए हैं। तो वो अवाम क्यों बाहर नजर नहीं आ रहे, वो इलेक्शन का माहौल क्यों नहीं बनता हुआ नजर आ रहा? असल में अवाम के मसाइल ये हैं, आप जितने मर्जी दावे कर लें बिजली फ्री होगी, आप जितने मर्जी दावे कर लें महंगाई, अवाम जिस टाइम से गुजर रही है वही इतना भारी है। तो आगे सॉरी, अच्छे इसी पे सिप्रा साहब पूरी डिटेल बात करेंगे। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, अंडे इसलिए महंगे हुए हैं क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया, सूप चल रहे हैं, चाय अंडे चल रहे हैं, अंडे का हलवा चल रहा है, हर चीज महंगी है, आप यकीन माने हर चीज महंगी है। आपको पता है सिप्रा साहब का भी एक जानने वाला पकवान सेंटर वाला है, वो भी 2-3 जगहों पे बुक है, मेरा भी जानने वाला है वो 2-3 जगहों पे बुक है, वो डेली वहाँ पे सूप भी सप्लाई कर रहे हैं, कश्मीरी चाय भी सप्लाई हो रही है, चाय अंडे सारा कुछ सप्लाई हो रहा है, इसलिए अंडे बहुत महंगे। साई साहब फिर दूसरे लोगों का क्या कसूर है? आम लोग जो घरों में ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो शाम को इलेक्शन हॉल से खा के हैं। नहीं, ये मैं मजाक के अलावा बड़ी परेशान अब नहीं ना सब लोग जा सकते हैं। बिल्कुल सही और कहा। ये और अंडे और सूप जो है वो एक जलसे में तो तकसीम नहीं होता, वो तो कोई कॉर्नर मीटिंग होगी या छोटी सतह पे कोई एक्टिविटी होगी, उसमें तो वो तो मजाक की बात ये कर रहा हूं। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं। सिर्फ ये आप चलो अंडों का तो हम जिक्र कर रहे हैं ना, 402 रुपए पे थे और 480 पे चले 500 गए। ही रख लिए आप। हाँ, तो फिर अब देखें एक दर्जन अंडे में बनता क्या है। उसके बाद अच्छा हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि लोग, आप जो कह रही थी कि लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे, लोग अपना वोट कास्ट करने क्यों नहीं आपने जाना मिसाल चाहते। भी बता दी है मैंने कि मिसाल आम भी आदमी बता क्या दी। सोच रखता है। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखें बिजली और गैस और पानी, ये 3 बिल और आपके घर में आने हैं, और अगर आपने कोई नेट की फैसिलिटी ली है तो वो चौथा बिल आपके घर में आएगा, यही होगा। इस वक्त बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो भी 8-10 हज़ार आ रहे हैं, और जो गैस का बिल आ रहा है लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। डबल ट्रिपल 20,000, 25,000 बिल हमें आया, 40,000 ये बिल आ रहा है रूटीन में। मुझे बताएं कि लोगों को बिल अदा करना मुश्किल हो रहा है, लोगों को घर में खाना पकाना मुश्किल हो रहा है, वो लोग किस तरह सोचेंगे कि हम लोग घरों से निकलें। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, बाकी लोगों के मिसाइल ये हैं। महंगाई का मंशूर होना चाहिए था। ये 300 यूनिट्स और ये मैं कहता हूं कि सब, मेरी ये आखिरी बात, ये 300 यूनिट की बात करते हैं, सिर्फ जुलाई 2023 का टैरिफ बहाल कर दें, लोग आसान। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, वो सलाहियतें कहीं ना कहीं किसी एक वजह से दब जाती हैं। बहुत सारे लोग वसवसों का शिकार हो जाते हैं, डर खौफ उनके जहन में इस कदर सरायत कर जाता है कि किसी भी काम की सोच से पहले वो 10 दफ़ा ये सोचते हैं कि अगर वो नाकाम हो गए, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया। सो इस वजह से वो जो मेजर्स लेना भी चाहते हैं, जो स्टेप्स लेना भी चाहते हैं, जो शायद उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का सबब बन सकते हैं, वो उनसे बैकआउट कर जाते हैं। एक डर और एक खौफ जो कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर सकता है। अब वो लोग जो कि काम करने से पहले सिर्फ और सिर्फ इतना सारा वक्त यही सोच में ज़ाया कर देते हैं कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। बच्चों की पर्सनालिटी में अगर ये चीज़ें शामिल हो जाएं, अगर वो पेपर्स की तैयारी करें, अगर मुझे ये ना आया, अगर मुझे ये ना आया, तो ये अगर मगर बहुत सारी आपकी चीज़ें ख़राब कर देती है। अब इस तरह का अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी है, तो आपने करना क्या है? इसके लिए वो कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनको बर वक्त अगर अपनाया जाए तो इस बिहेवियर पर काबू पाया जा सकता है? ये ओसीडी है क्या? और फिर इसके लिए कुछ वो होता है ना, साइंस होते हैं किसी चीज़ के कि आपको बार बार ये चीज़ अगर नज़र आ रही है तो भाई आपको स्पेसिफिकली इसका इलाज ऐसे कराना है। क्या मुमकिन भी है या नहीं है कि आप इस कंडीशन से बाहर निकल सकें? हमारी आज की मेहमान इस पर रोशनी डालेंगे और इन डिटेल हम इस पर बात करेंगे। रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये कंडीशन वाकई बहुत सारे बासलाहियत लोगों को बहुत पीछे ले जाती है, ये है क्या, और कुछ सिम्टम्स इसके जिक्र कर दीजिएगा। ओके आना, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और ओसीडी पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी नॉर्मल साइकोलॉजी पे बात कर लेती हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल कि हम कुछ चीज़ों में एहतियात बरतते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम घर आए बाहर से तो हमने हैंड्स वॉश किए बिफोर हैविंग आवर मील्स और एनीथिंग जो कि हम करना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों में ये आदत होती है कि रात को सोने से पहले आप अपने डोर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि दरवाजे बंद हैं। यू चेक योर यूटेंसिल्स, जो कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने चेक कर लिया कि आपके
चूल्हा शूल्हा बंद है कि नहीं बंद है, घर की खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, जो एसेंशियल्स हैं हमारी रोजमर्रा की। सो इट्स वेरी नॉर्मल। समटाइम्स हम डबल चेक भी करते हैं, लाइक चेक एंड डबल चेक कि मैंने कर दिया या नहीं कर दिया। जिंदगी में वाकयात ऐसे हो जाते हैं ना कि वो आपको रियलाइज कराते हैं कि अच्छा अब इसको आपने डबल चेक करना है चीज को। तो इट्स वेरी नॉर्मल। समटाइम्स मतलब हम चेक करना या डबल चेक करना, फॉर एग्जांपल जैसे हम गाड़ी से निकले हैं तो हमने गाड़ी को चेक कर लिया, लॉक कर दिया कि नहीं कर दिया, सो इट्स नॉर्मल। लेकिन जब ये चीज़ें एक्सेसिव हो जाती हैं, यानी थोड़ी सी थॉट्स हमारी एक्सेसिव हो जाती हैं या रेपिटेटिवली हम कुछ एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। कोविड आया, आपने एक दफा हाथ धोए, मैंने तो कुछ लोगों को देखा था 10-10 दफा हाथ ही धोते जा रहे हैं कि कुछ हो ना जाए हमें। अच्छा, कोविड जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट कंडीशन थी, यानी वो एक टेम्परेरीली चीज़ थी और उसको बहुत सारे लोगों ने फिर अपनाया और वो एक न्यू नॉर्मल की तरह हमारे सामने आ गई। लेकिन ये जो OCD है ये कुछ मुख्तलिफ है, इसमें कोई रीज़न नहीं है। अगर हम कोविड में बार बार हाथ धोते थे तो उसकी एक रीज़न थी, हमें बताया जा रहा था कि ये एक कंडीशन है, इस तरह से आपको जर्म्स या कंटेमिनेशन किसी और से लग सकती है, तो आप एक रीज़न के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें कोई रीज़न नहीं होती है, समटाइम्स होती भी है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती, लेकिन आप बिला किसी वजह के, बिला ज़रूरत के वो काम करते चले जा रहे हैं। सो ये जो इसमें अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें OCD को, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ऑब्सेशन और एक है कंपल्शंस। अच्छा, OCD है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो इट्स अ सीरियस मेंटल इलनेस अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं। अच्छा, अब मैं ये भी बताऊंगी आपको सारा कि कैसे हम इसको सीरियस मेंटल इलनेस कहते हैं। जब मैंने OCD की बात की तो ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस, यानी ऑब्सेशंस का मतलब ये है एक्सेसिव थॉट्स, बगैर किसी वजह के, बगैर चाहते हुए आपके दिमाग में कोई भी सोच आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। अच्छा, वो सोच कोई भी हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है। वो जैसे कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा लोगों को उसके हवाले से होती है कि क्योंकि जरासीम है, गंद है मेरे इर्द गिर्द, उसके हवाले से हो सकती है। कोई डर या खौफ हो सकता है, कोई वहम जैसे कि आपने बताया जिसको हम आमतौर पर वहम की बीमारी कहते हैं। कोई वहम हो सकता है कि मेरे बच्चे स्कूल से गए हुए हैं, उनके साथ कोई मसला तो नहीं हो गया, मेरा भाई गया हुआ उसको तो नहीं कुछ हो गया। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको ये बहुत ज़्यादा था कि मेरे फादर जाते हैं और वो वापस जब तक नहीं आ जाते घर मुझे वो लगा रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की थॉट्स हो सकती हैं जो कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती हैं। अच्छा, उनको कवर करने के लिए जो वो परफॉर्म करता है उसको कंपल्शंस कहते हैं। यानी वो अपने ऊपर ये कंपल्शन कर लेते हैं कि जो थॉट्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए या उसकी सेटिस्फाई करने के लिए, उस एंग्जाइटी को कवर करने के लिए फिर वो कुछ चीज़ें परफॉर्म करता है जिनको हम रेपिटेटिव बिहेवियर्स कहते हैं। वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग जो हैं कंटामिनेशन का खौफ है, डर है, तो बार बार हाथ धोते हैं। कुछ लोग नहाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो नहीं नहाते या हाथ नहीं धोते कि हमें इसमें इतना टाइम लग जाएगा, यानी इस तरह की भी चीज़ें हैं। कुछ लोग जो हैं उनके अंदर ये खौफ होता है। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी और वो अच्छी खासी एक बिज़नेस ओरिएंटेड खातून है, यानी वो 3-4 डिफरेंट बिजनेस कर रही हैं और लोगों से डील करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये खौफ बैठ गया है कि मुझे खाने में जहर डाल के दे देगा। वो कहती है मैं बाहर की किसी के हाथ की चीज़ नहीं खा सकती, कोई मेरी मेड भी मुझे देती है तो मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, मुझे मेरी एक भांजी है बस उसके हाथ से मैं कोई चीज़ लेके खा सकती हूँ, अदरवाइज मैं किसी से कुछ नहीं खा सकती। यानी देखें ना कैसी आपके लिए बदकिस्मती है कि आपके पास ज़माने दुनिया भर की दौलत है, आपके पास एक्सेस है हर चीज़ पे, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। तो व्हाट इलनेस ना। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो कोई ख़ास किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए वो फिर एक ख़ास तरतीब के साथ चीज़ों करने चले जाते हैं। हम समटाइम्स इनको डूअर्स भी कहते हैं, हम समटाइम्स इनको चेकर्स कहते हैं, काउंटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार गिनते रहते हैं, ठीक है, यानी कुछ लोगों के पास पैसे हैं तो उसको गिनते रहेंगे। कुछ लोग चेकर्स मतलब ये आप डोर चेक करना कि बार बार दरवाज़ा बंद हो गया है कि नहीं हो गया है। जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, उसको चेक करना, किचन के यूटेंसिल्स जो हैं उनको चेक करना, अपने काम को चेक करना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप स्टूडेंट्स की बात कर रही थी तो वो बार बार देखते हैं कि हमें याद है कि नहीं याद है, फिर किताब खोलना, दोहराना, इस तरह की चीज़ें जो है उनकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। अच्छा, अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ये कैसे जज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होती हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें तरतीब से चीज़ें रखना बहुत पसंद है। एक आपको लगता है ये लिमिट से हट के हो रहा है तो वो यानी कुछ लोग बड़ा नॉर्मल उनका होता है, कहते हैं जब तक हमारे लिए साफ सुथरा ना हो, हम सब चीज़ें सेटल ना कर लें, हम बैठ नहीं सकते हैं इस जगह पे। अच्छा, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, लेकिन DSM-5 एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है, यानी हम अगर मेडिकली इसको देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिजीज़ है या आपके साथ कोई डिसऑर्डर हो चुका है, प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो ये कहते हैं कि जो भी आप कंपल्शंस करें, यानी जो भी रेपिटेटिव बिहेवियर्स कर रही हैं, उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो। यानी आप दिन के मुख्तलिफ औकात में वो चीज़ परफॉर्म करते हैं लेकिन उसकी ड्यूरेशन 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाथ धोना है
तो हाथ धोने में हमें कितना टाइम लगते हैं 30 सेकेंड्स मैक्सिमम, भी बहुत अच्छे से भी आप धोएं तो 1 मिनट। और अगर आप दिन में 4 से 5 दफ़ा या 7 से 8 दफ़ा भी धो लें तो 1 घंटा नहीं लगता। लेकिन अगर आप मुसलसल दिन के मुख्तलिफ औकात में हाथ धो रहे हैं और वो धोते धोते आपका 1 घंटा लगता है तो इसका मतलब है कि आपको वो OCD है। इसी तरह से अगर आप डोर्स को चेक करने में, आप लोगों के साथ चेक करने में, आप कोई भी ऐसा जो डिफरेंट परफॉर्म करें उसको 1 घंटा लग जाता है तो वो OCD है। आप तरतीब की बात कर रहे थे हम कि कमरे को सेट करना और ड्रेसिंग को सेट, यानी यहाँ तक भी लोगों को होता है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि हमने क्या ड्रेसिंग करनी है, लेकिन इट्स नॉर्मल। अगर आप ये खवातीन में तो बहुत प्रॉब्लम नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अना है आप रोज सोचती होंगी कि मैंने आज सेट पे आना है, मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, इट्स ओके। लेकिन आप सेट से 1 घंटा लेट नहीं होती होंगी, आप टाइम पे पहुंच जाती हैं। यानी इनकी ये जो आदत हैं इतनी सुयर हो जाती हैं कि उनकी वजह से इनकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो ट्रबल में आ जाती हैं। यानी हर चीज डिले हो जाना, आप काम टाइम पे नहीं कर सकते, आप टास्क मुकम्मल नहीं कर सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं। पिछले दिनों एक फ्रेंड की तरफ गई तो उनकी मदर जो हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। वैसे उन्होंने मुझे कहा कि उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद आपसे मिले ना, मुलाकात ना करें ना। हम लोगों का आम तौर पे जाहिर है, हम लोगों को मुस्लिम्स में ये है कि हमने हाथ मिलाना है, गले मिलना है। अब उन्हें ये प्रॉब्लम था, कंटेमिनेशन वाला OCD था। सो मैंने गलती से मतलब एहतियातन फिर भी जैसे थोड़ा सा हल्के सा कंधे पे हाथ रखा। अब वो उठ के चली गई और वो आधे पौने घंटे बाद आई, ड्रेस चेंज, नहाई भी, सब कुछ। यानी यहाँ तक लोगों को प्रॉब्लम होती है और उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। अच्छा, मुझे ये बता दें, इस फेज से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या प्रॉपर काउंसलिंग होती है? क्या आपको इसके लिए एज भी मैटर करती है? किसी भी एज में हो सकता है? जी अना, आपने अच्छा सवाल किया। असल में इसकी जो ऑनसेट है या जो ये हमें लगता है कि ये जाहिर होना शुरू हुई है, वो लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडल्टहुड, यानी आप टीन एज कह सकते हैं, और अराउंड 30 इयर्स तक की एज में ये आमतौर पे जाहिर हो जाती है। यानी इसके जो भी किसी का ऑब्सेशन होता है वो ये एज उसके लिए बड़ी अप्रोप्रिएट है कि इसी एज में उसका ऑब्सेशन जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है, और उसकी थॉट्स और उसकी जो फिर हैबिट्स हैं जिनको वो बार बार परफॉर्म कर रहा होता है, इलॉजिकल, जो किसी भी बगैर रीजनिंग की होती हैं, इस एज में ज़्यादा तो है वो करते हैं। सही। इससे लाइफ की क्वालिटी कितनी डिस्टर्ब होती है? आप तो कुछ दूसरा काम ही नहीं कर सकते क्योंकि आप उस सर्कल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ना तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकेंगे, ना तो आप घर में कुछ अगर कर रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, और एक्चुअली लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ना, ये हमारी जो सोसाइटी है वो नॉर्मेलिटी को ज़्यादा एडमायर करती है, और नॉर्मेलिटी से हटकर कोई भी चीज़ होती है तो हमें वो फौरी तौर पे पिंच करना शुरू कर देती है और हम उस पर्सन को पिंच करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनकी लाइफ इतनी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी खातून की कि जो मिल नहीं रही हैं। अब आप सोशल नॉर्म्स तो ये है ना कि जब आप किसी भी इवेंट में गए हैं, शादी में गए हैं, किसी घर में गए हैं, अच्छा, ये यहाँ तक नहीं कि किसी के हाथ लगाने से कंटेमिनेशन। फॉर एग्जांपल, किसी के सोफे पे बैठने से ये भी होगा कि इनका सोफा साफ नहीं है, किसी का ग्लास नहीं पकड़ना है, अपने बर्तन जो है वो इस्तेमाल करने हैं। अब ये चीज़ इतनी हद तक उनके अंदर होती है कि वो बेचारे वहाँ जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, कि हर वक्त वो इसी टेंशन में रहते हैं। और अगर आप लोगों का रवैया देखें तो लोग फौरी तौर पर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, मेंशन करना शुरू कर देते हैं कि ये तो ये कर रहा है। हाँ, लोग साइको कहना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बता दें, इस कंडीशन से बाहर कैसे निकले, रास्ता क्या है? ना, इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक मेडिकेशन है और एक थेरेपीज हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% जो लोग हैं वो साइकोथेरेपी के ज़रिए जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, उन्हें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये आप इसको अर्ली स्टेज पे ट्रीट ना करें, अर्ली इंटरवेंशंस ना दें, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस ना दें, तो फिर बाज़ औक़ात आपको मेडिकेशंस पे जाना पड़ता है। और उसमें बेसिकली एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें जो आपकी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए फिर मेडिकेशन जो है वो की जाती है। लेकिन मोस्टली इसकी जो ट्रीटमेंट है, फिर भी अगर आप मेडिकेशन कर भी रहे हो तो आपको साइकोथेरेपी जो है वो चाहिए होती है साथ में। और साइकोथेरेपी के लिए 2-3 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक मेजर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है और एक रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी होती है। ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली हम इनकी परसेप्शंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो प्रिवेंशन रिस्पॉन्स थेरेपी है उसमें इवेंट्स को क्रिएट करके और उसके साथ रिलेट करके कि ये किस तरह से यही इवेंट स्टे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसको हर 5 मिनट बाद हाथ धोने की आदत है तो हम उसको एक टास्क देते हैं और एक सिचुएशन देते हैं कि देखो अगर तुमने 10 मिनट 15 मिनट नहीं धोए तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। सो ये जो है ना, इससे आमतौर पर जो है वो बहुत हद तक लोग बेहतर हो जाते हैं। और इसको फौरी तौर पर, मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है तो इसको हेजिटेट मत करें, अपने थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करें और इसकी फौरी ट्रीटमेंट लें तो बहुत जल्दी बेहतर हो जाता है। अदरवाइज तो आपकी लाइफ क्वालिटी खराब हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब कुछ लोगों को मैंने देखा बीमारी की हालत में मेडिसिन ठीक भी हो गए, खाई जा रहे कि हमें कुछ हो ना जाए। अब इस सिचुएशन में जो बंदा होता है ना,
समटाइम उसको नहीं पता चल रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये किसी आपके घर में बड़े की जिम्मेदारी है, किसी बहन भाई की, आपके पेरेंट्स की, कि टाइमली इस चीज़ को जो है ना रिकवर इसी तरह से हम कर सकते हैं कि आप जितनी जल्दी जाएंगे थेरेपिस्ट के पास उतनी जल्दी आपके इस मसले का हल भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और कुछ सोशली हमें इस तरह के लोगों को एकदम से पागल पागल नहीं कहना चाहिए, उन लोगों के सर पे ज़्यादा ये चीज़ें सवार हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, अगर इस तरह की चीज़ें आप कहीं देख रहे हैं, कहीं फेस कर रहे हैं, आपके अपने घर में हैं, तो ज़रूरी ये है कि बर वक्त इसको जो है वो आप तशख़ीस की तरफ लेके जाएं, इलाज की तरफ लेके जाएं, ताकि इस तरह के बिहेवियर पर कंट्रोल कर सकें। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो प्रोग्राम के हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग शदीद सर्दी में, अभी हमारी मेहमान कहती है मुझे सर्दी बहुत पसंद है, और ऐसी सर्दी में क्या कमाल ही हो जाता है अगर आप चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं। चाय, मैं अक्सर चाय 2, 3, 4 दफ़ा दिन में पी लेती हूँ, हर खाने के बाद चाय पी लेती हूँ। वो तो आयशा हमेशा कहेंगी कि खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में एक्चुअली आपको क्रेविंग होती है कि आप बार बार चाय या कॉफ़ी लें। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कॉफ़ी के हवाले से। सर्दियों में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल किस सूरत में करना चाहिए, कितनी दफ़ा करना चाहिए? कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग दूध भी मिक्स कर लेते हैं, कुछ लोग क्रीम भी मिक्स कर लेते हैं, कुछ लोग डिफरेंट फ्लेवर्स भी ऐड कर लेते हैं। तो सर्दी में कॉफ़ी का इस्तेमाल कितना मौसर है, किस हद तक आप करेंगे तो मौसर है, किसके बाद उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं, क्या किसी एज ग्रुप में भी इसका नुकसान है, बड़े छोटे क्या सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट्स डिफरेंट हम डिस्कस अक्सर करते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किस तरह से रिकमेंडेड है। हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर्दियाँ तो आप अच्छी खासी इंजॉय कर रही हैं, मैं थोड़ी सी खौफजदा भी हूँ क्योंकि सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है। इस सर्दी में कॉफ़ी का इस्तेमाल कितना मौसर है? देखिए, हम कॉफ़ी दो तरह की हम कॉफ़ी को डिस्कस करेंगे। एक है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लैक कॉफ़ी से रंग काला होता है या ये आपके मैदे को खराब होता है, सबसे बड़ी बात। दोनों चीजें नहीं है। अगर आपको एसिडिटी का मसला है तो फिर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें, इसको खाली पेट इस्तेमाल मत करें। अगर आपका मैदा ठीक भी है तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल खाली पेट ना करें, उससे थोड़ा सा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी चीज, ये रंग काला नहीं करती, ये नेचुरली ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ग्लूटाथायोन वो चीज है जिसके टीके हम जाके लगवाते हैं कि हमारा रंग जरा गोरा हो जाए। पहली चीज तो ये। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं मिल्क कॉफी की। मिल्क कॉफी भी अगर आप एक मॉडरेशन में रह के दूध ऐड करते हैं, मॉडरेशन से मुराद क्या, आपने पूरी कॉफी तैयार की, उसमें चीनी नहीं डालनी प्लीज, उसमें शक्कर हनी कुछ नहीं डालना, मीठा मत करें उसे। उसमें 2 टेबल स्पून तक अगर आप दूध डाल देते हैं तो उसके भी यही फवायद है। हाँ, अगर आप कॉफी के अंदर क्रीम ऐड करते हैं, आप उसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा डालते हैं, या जैसे हमारे यहाँ कोल्ड कॉफी फ्लेवर्स डाल के ली जाती है, वो फिर आपको फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान देती है। नुकसान में पहला नुकसान ये आ जाता है कि वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है। उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, एडेड शुगर बहुत ज्यादा है, क्रीम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, फैटी लिवर की तरफ लेकर जाएगी, ओबेसिटी के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ओबेसिटी के साथ घुटनों के मसले भी बढ़ेंगे, लिवर के मसले। सो ओबेसिटी की वजह से कॉफी जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। अगर हम ब्लैक कॉफी की बात करें, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जी मैदे का मसला है, कुछ लोगों को ये सूट ही नहीं करती। हर चीज हर एक को सूट नहीं करती, लेकिन अगर हम ब्लैक कॉफी की वैसे बात करें, इसका मैदे के मसाले से कोई ताल्लुक नहीं है अनटिल और अनलेस आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। और एक जी हमारे सोशल मीडिया पे चीज चल रही है, इसमें नींबू डाल के इस्तेमाल करते हैं। पहले ही कॉफी के अंदर कैफीन है, उसके अंदर अगर आप मजीद नींबू ऐड कर देंगे तो उससे मैदे का बेड़ा गर्क ही कर देना है। इसमें लेमन डाल के ऐड नहीं करना। आप कॉफी ब्लैक कॉफी वैसे पी सकते हैं। अब कितनी इस्तेमाल करें, अगर मैं आपको चंद असूल इसको इस्तेमाल करने के बता दूं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसको हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको खाली पेट नहीं लेते होते, ठीक है। दूसरा, नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद नहीं ले सकते, ठीक है। कोई भी स्नैक अगर आपने लिया है तो उसके साथ भी कॉफी का इस्तेमाल, चाहे वो मिल्क कॉफी है चाहे वो ब्लैक कॉफी है, नहीं करना।
अगर आपको नींद का मसला है तो 6 PM के बाद भी आपने कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे भी आम बंदे के लिए भी एडवाइज्ड है, चूंकि इसमें कैफीन की एक अच्छी खासी मिकदार होती है, तो इसको 6 to 7 PM के बाद इस्तेमाल ना करें, ताकि रात को आपको नींद के मसाइल जो है वो ना फेस करना पड़े। अगर आप इन सारे असूलों को फॉलो करते हैं इस टाइम को, तो आप दिन में 4 से 5 कप से ज्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज या तो नाश्ते का 1 घंटा आपने वेट करना है, फिर स्नैक के साथ भी वेट करना है, ना पहले आए ना बाद में आए, तो ये मैक्सिमम 4 to 5 कप्स होती है और इतनी ही रिकमेंडेड है। अब एक होती है डीकैफ कॉफी, जिसके अंदर कैफीन नहीं होती, वो भी ली जा सकती है एक्चुअली। हाँ, डीकैफ आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं करती। असल ब्लैक कॉफी जिसमें कैफीन है वो आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, बिकॉज ये आपका BMR बूस्ट कर देती है। लेकिन डीकैफ आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं करती। हाँ, ये एक अच्छा हंगर सप्रेसेंट जरूर है। जैसे मैं रात में बैठी टीवी देख रही हूँ, आप ही का शो अगर मैं सुबह में देख रही हूँ और मुझे बोरियत हो रही है, अब अना के शो के साथ मुझे कुछ तो चाहिए, तो डीकैफ कॉफी या ब्लैक कॉफी दोनों बहुत अच्छी ऑप्शंस है। एज सून एज मैंने इसमें दूध डाल दिया, तो ये अब कैलोरीज का एक बॉम्ब है जो मैं खाने वाली हूँ या मैं पीने वाली हूँ। सो एक तो ये कॉफी के साथ स्नैक्स ना लें, इसमें दूध क्रीम ऐड ना करें। डीकैफ भी लिया जा सकता है, कैफिनेटेड भी ली जा सकती है। 4 से 5 कप से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इंसोम्निया का मसला है, यानी आपको नींद नहीं आती, तो आपको कॉफी इस्तेमाल नहीं करनी प्लीज। फिर कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम कॉफी पीते हैं तो हमें एक्नी हो जाता है। इट मीन्स आपको कॉफी सूट नहीं कर रही, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, आप दूसरी चाय का इस्तेमाल कर लें, आप कॉफी छोड़ दें। आयशा, क्या भूख भी खत्म करती है कॉफी अगर आप बार बार पी रहे हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि आप कॉफी पी लिए तो हमें भूख ही नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत हेल्दी एक स्नैक है। मतलब मैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ ना, मैं 6 PM के बाद कुछ नहीं खाती। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं डीकैफ कॉफी पी लेती हूँ। 3 से 4 घंटे आराम से गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट के अलावा भी अगर आप चाहते हैं आपको बार बार भूख ना लगे, या ऑफिस में जैसे अभी हम बैठे हैं तो जी कुछ खाने को दिल कर रहा है, आप ब्लैक कॉफी पिए, आपको काफी देर उससे भूख नहीं लगेगी। हंगर सप्रेसेंट है, नेचुरल हंगर सप्रेसेंट है। अगेन वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए इसके मास्क बना के भी लोग बालों पे इस्तेमाल करते हैं। ये जो कॉफी के हम मास्क, अगर आप इसको पियेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है, मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का नेचुरल सोर्स है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? जो जिस्म के अंदर जहरीले मवाद को सप्रेस कर देते हैं, यानी ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है, डायबिटीज के चांसेस को कम करती है। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर है तो ये ब्लड प्रेशर कुछ हद तक रेज कर सकती है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो ये आपको ब्लड प्रेशर से बचाती है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि वो लोग जो कि जिनका कंसर्न होता है ना वेट लॉस करना है, तो वो क्या बार बार दिन में पीते जाएं, ये प्रैक्टिस रिकमेंडेड क्या है? मैं क्योंकि लोग ना पता चलता है कि अच्छा इससे वेट लॉस होगा तो बस धड़ा आप ब्लैक कॉफी पे ही आ जाएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सबसे पहले तो ये सुन लें कि कोई भी चीज़ चाहे वो जितनी मर्जी फायदेमंद है, आप उसका जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। वेट लॉस के लिए जैसे मैंने बताया ये बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया दिन में 4 to 5 कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक और चीज़, गोरे बहुत ब्लैक कॉफी पीते हैं, उनके वेट भी हमसे बेहतर होते हैं उस केस में, तो आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है या आपको क्रेविंग होती है, आपने मील से ब्लैक कॉफी को रिप्लेस नहीं करना। ये ना आप दोपहर का खाना नहीं खा रहे, उसकी जगह ब्लैक कॉफी पी लिया, क्या होगा? आपकी स्किन खराब हो जाएगी। इसने अच्छा क्या करना, आपने पूरा प्रोटीन ही नहीं लिया अपना, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपकी स्किन भी खराब होगी, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, नाखून खराब होने लग जाएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल हेल्थ दोनों कॉम्प्रोमाइज होगी। एज अ स्नैक या बोरियत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या जिन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है वो ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो ये अच्छी है, कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, कुछ लोगों को दीगर मसाइल हैं, वो लोग कौन से लोग हैं, किस बीमारी में आप कॉफी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नुकसान का बाइस बन सकता है? अच्छा, कॉफी का इस्तेमाल जनरली सेफ है। ठीक है। इवन हार्ट पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी कर सकते हैं। इंसोम्निया का पेशेंट इसका इस्तेमाल ना करे, एसिडिटी का पेशेंट इसका इस्तेमाल ना करे, जिसको तेजाबियत रहती है या जिसको नींद नहीं आती, 2 चीजें। अच्छा, अब जहां तक बात है हार्ट पेशेंट की, जैसे मैंने बताया कॉफी कुछ लोगों को सूट नहीं करती, कॉफी कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स भी कर देती है। अब ये सर्टेन आटे में नमक के बराबर केसेस हैं, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि भाई कॉफी से तो पाइल्स हो जाती है, कॉफी से तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नहीं, कॉफी से उल्टा कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। कुछ केसेस में मतलब कॉफी सूट ही ना करे तो एक अलग चीज होती है। तो अगर आपको कॉफी सूट करती है आप ले सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको एसिडिटी या इंसोम्निया का मसला। अच्छा, अब कुछ लोग टेस्ट के लिए ना, मतलब अक्सर मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, चाय में कॉफी ऐड कर लेती हूँ, किसी और चीज में हम कॉफी ऐड कर लेते हैं,
मिल्क में कुछ लोग कॉफी गर्म मिल्क में ऐड कर लेते हैं, सो मुझे ये बताइएगा ये प्रैक्टिस कैसी है? चाय में आप कॉफी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चाय है वो ही कॉफी है, एक ही चीज आप उसको डबल कर सकते हैं। दूध में कॉफी ऐड नहीं करनी, ठीक है। इसकी वजह ये कॉफी अपने साथ कैल्शियम को बाइंड कर लेती है। अब आपने पूरा दूध का ग्लास पिया, उससे आपको कैल्शियम ही नहीं मिला, तो फिर दूध की अफादियत तो आधी से ज्यादा जाया हो गई। दूध में या इसको डिजर्ट्स में ऐड करके मत लें। वैसे आप कॉफी चाय के अंदर ऐड करके या कॉफी के अंदर वंस इन अ वाइल फ्लेवर, वनीला फ्लेवर या कोई फ्लेवर ऐड करके वंस इन अ वाइल ले सकते हैं। इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना। इसी तरह चीट मील के तौर पे आप गर्म दूध में कॉफी डाल के ले लें, लेकिन ये चीट मील है, ये रूटीन नहीं हो सकती। इसको एज अ हैबिट अडॉप्ट नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब टाइमिंग्स कितनी मैटर करती हैं? क्योंकि हम खाने के फौरन बाद लें तो क्या ये नुकसान होगा? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं खाना खा के फारिग हो गए, अब रात टीवी देख रहे हैं, अभी तो बड़ा लंबा टाइम है, तो चलो सोने से पहले आप कॉफ़ी पी लें, ब्लैक कॉफ़ी पी लें, मिल्क में मिक्स करके पी लें। कोल्ड कॉफ़ी भी लोग पसंद करते हैं, रात के टाइम आप ऐसे ही बैठे हैं तो कोल्ड कॉफ़ी ले लें। रमज़ान में ना एक पोस्ट मैंने देखी थी, मुसलमानों तुम लोगों पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, पकौड़े नहीं। इसी तरह सर्दियों के साथ साथ कॉफ़ी ऐसे होता है जैसे फ़र्ज हो गई है। सर्दी है तो हमने रात को पूरी फैमिली ने कॉफ़ी तो पीनी है जी। अब ये गलत है। आप एक तो ये कि रात में कॉफ़ी इस्तेमाल 6 PM के बाद, जैसे मैंने कहा, कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये आपकी नींद खराब करेगी। दूसरा ये कि रात को आप इतनी कैलोरीज कोल्ड कॉफ़ी की फॉर्म में लेके नहीं सो सकते। तीसरी चीज़, ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लेना चाहें डीकैफ ले सकते हैं, बगैर कैफीन के ब्लैक कॉफ़ी आप रात में ले सकते हैं। लेकिन जब कोल्ड कॉफ़ी लफ्ज़ आता है उसमें आइसक्रीम भी होती है, या लोगों ने दूध की बोतलें जमाई होती हैं, फिर उस दूध की बोतल को निकालते हैं, उसमें चीनी डाल के उसको अच्छे से शेक करते हैं, फिर उसमें थोड़ी कॉफ़ी ऐड करके अच्छे से शेक करके स्ट्रॉ डाल के वो पी रहे होते हैं। ये कैलोरीज हैं, ये बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, ये रात में नहीं लेनी। जहां तक आपने बात की खाने के बाद लेते हैं, रात के खाने के बाद तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। दिन में ये क्या करती है, अगर आपने खाना खाया है आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक देगी। अब आपको आप में हर एक में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की एब्जॉर्प्शन रोक देगी। या तो फिर आप सप्लीमेंट्स लेना एक एक चीज के, मल्टीविटामिन्स ले एक एक। अगर आप ये नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है, वैसे भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल है, तो बेहतर ये है कि आप मील के फौरन बाद चाय, कॉफी, ग्रीन टी, इन चीजों को अवॉइड करें। ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को सप्रेस कर देती हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स यूं न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करते हैं और फिर बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। ना आपको एंटीऑक्सीडेंट मिला, ना आपको न्यूट्रिएंट मिला, तो ना कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, ना आयरन की एब्जॉर्प्शन, ना पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन, सारा कुछ कर दिया आपने मील का। तो मील के बाद इसको कभी भी नहीं लेना, 1 घंटे का वक्फा दें। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो कि अपनी हैबिट बना लेते हैं कि सुबह आते ही, मैंने एक टाइम में ना ऐसे स्टार्ट किया था कि मुझे लगता था वेट लॉस करना है, तो इसके लिए दिन के आगाज में सबसे पहले खाली पेट आपको कॉफी ही लेनी है, और एक्चुअली वेट लॉस हुआ था उससे जबरदस्त। तो वो क्या सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं? सभी लोग इसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, कुछ हद तक मैदे को डिस्टर्ब कर सकती है। आज से 2 साल पहले तक जो हमने बुक्स में भी पढ़ा था, जो हमने सीखा था, वो ये था कि खाली पेट चाय कॉफी मत लो, स्टमक में एसिड होता है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है स्टमक में इतना एसिड नहीं होता, आप कॉफी वगैरह ले सकते हो, लेकिन हर एक नहीं ले सकता। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, जिन लोगों को वैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला रहता है, वो एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल ना करें। एम्प्टी स्टमक कोई अच्छी चीज जिसमें फाइबर है, जैसे चिया सीड्स हो गए, जैसे कोई एक आधा फल हो गया, उन चीजों का इस्तेमाल करें। और उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता, उसके 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, ये आइडियल है। वेट लॉस के अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आपको कॉफी सूट करती है, तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। उसमें कॉफी जरा कम डालें एंड लेमन स्क्वीज नहीं करना उसके। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखने कॉफी बहुत अच्छी चीज है, जरूर अपनी चाय की निस्बत बेहतर ऑप्शन है। चाय और कॉफी में कॉफी बेहतर ऑप्शन है, जरूर रूटीन का हिस्सा बनाएं, लेकिन गलत तरीके से अगर आप सही चीज भी इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान देगी। और अगर आप बार बार पीते चले जाएंगे तो वो मजीद नुकसान होगा। इसलिए वो चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि वो आपको फायदा ही पहुंचाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।